सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को सूचित किया जाता है कि क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी विषय की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे जो है लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से कराई जाएगी। यदि आप क्लास 10th में हैं और इस बार आपका बोर्ड एग्जाम है और हिंदी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लेक्चर लाइन बाय लाइन आते रहेंगे। साथ में उसका नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। इसके साथ साथ बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, जैसे कि टेस्ट सीरीज और प्रतिदिन का अभ्यास प्रश्न जो होता है डीपीपी, ये सब भी मिलता रहेगा आप लोगों को। तो यदि आप चाहते हैं बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना तो हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। और आज ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। आज से फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे हम लोग, जिस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो आज से स्टार्ट किया जाए। आज जो है पूरा तो खत्म नहीं हो पाएगा, ये पार्ट 1 है, लेक्चर 1, जिसके कुछ भाग जैसे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या होता है, इस सब से संबंधित कुछ टॉपिक्स को आज कवर कर लिया जाएगा। और बाकी लाइन बाय लाइन लगातार रेगुलर लेक्चर आएंगे एकदम हर दिन, कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाने वाला है। तो साथ में बने रहिए और लास्ट तक आप एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुके होंगे साइंस के क्षेत्र में, या फिर जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई होगा सब पूरा के पूरा होगा, हल्का फुल्का कोई होने वाला नहीं है। तो आज ही स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ से हम लोग का चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और पहला टॉपिक है प्रकाश। क्या होता है प्रकाश? देखिए, प्रकाश जो है मुख्यतः या फिर अंततः चाहे जो भी है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये करता क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और अपने रास्ते में जैसे ये जब चल रहा होता है तो अपने रास्ते में आने वाली सभी वस्तुओं को दृष्टिगोचर करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अपने रास्ते में आने वाली सभी वस्तुओं को दृष्टिगोचर करता है। अर्थात प्रकाश जिस रास्ते से चल रहा है उस रास्ते में जो भी वस्तु आएगी वो हमें दिखाई देगी। मतलब दृष्टिगोचर करना मतलब देखने योग्य बनाता है, देखने योग्य बनाता है। तो इस तरह से हम प्रकाश को परिभाषित करते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अपने रास्ते में आने वाली सभी वस्तुओं को दृष्टिगोचर अर्थात देखने योग्य बनाती है और जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। और भी परिभाषा होता है, जैसे कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए, प्रकाश का परिभाषा हो गया, ये समझ में तो आ ही गया होगा। लिखना है, नोट्स बनाना है आपको, तो ये पूरा का पूरा इस तरह से नोट्स बनाया हुआ मिल जाएगा। आप साथ साथ कॉपी में लिख भी सकते हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी बातें, जैसे कि प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल निर्वात में अगर देखा जाए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात वह जगह होता है जहां पे कुछ भी ना हो, गैस का एक कण भी ना हो, उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इसी चीज को जो है ना क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ अलग तरीके से भी दिया जा सकता है, जैसे 3 गुना 10⁵ मीटर की जगह पे किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये दोनों सही है, ये इस तरह से भी दिया रहेगा और इस तरह से भी, ये दोनों सही है, हम सही बता रहे हैं। अब इसी में कुछ गलत किया हुआ रहेगा तो वो सही नहीं होगा ऑप्शन, तो आप अपने से ऑब्जेक्टिव में समझदारी से काम लीजिएगा। और प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण है प्रकाश का कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो ये हो गया प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अपने रास्ते में आने वाली सभी वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। और मुख्य गुण क्या है प्रकाश का? तो निर्वात में इसकी चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये चलती है जब ये सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश जब सीधी रेखा में चलेगी तो किसी न किसी रास्ते से होकर चलेगी, और जिस रास्ते से होकर चलेगी उस रास्ते को हम कहेंगे किरण। अर्थात प्रकाश जिस रास्ते से चलती है उस रास्ते को ही क्या कहा जाता है? किरण। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके बाद किरण। किरण क्या है? तो प्रकाश के गमन पथ को ही किरण कहते हैं। यदि इस तरह से प्रकाश गमन कर रही है तो ये किरण है। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहा जाता है। छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी खींच के निकल जाएंगे हम लोग। और जो आगे इसमें भी बहुत सारा महत्वपूर्ण चीज होता है उसमें ज्यादा समय देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ से जो है जल्दी जल्दी निकलना है, ठीक है। किरण क्या होता है? तो प्रकाश के गमन पथ को ही किरण कहा जाता है। लेकिन प्रकाश जब गमन करता है तो केवल एक किरण नहीं चलता है, एक साथ बहुत सारी किरणें चलती है। इस तरह से 1 2 बहुत सारा, हम गिन थोड़ी सकते हैं किरणों को, बस ऐसे ही बना देते हैं कि जब बहुत सारी किरणें एक ही साथ चलती है तो इन किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज।
जब बहुत सारी किरणें एक साथ चलती है तो किरणों के समूह को किरण पुंज या एक और नाम से जानते हैं हम लोग प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। अच्छा, जब किरणें समूह बना के इस तरह से चल रही होती है तो इस समूह में भी अलग अलग केस उत्पन्न होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सभी किरणें एक दूसरे के समांतर ही हो। जब किरण पुंज है तो किरणों का समूह और किरणों का समूह कोई जरूरी थोड़ी है कि सब एक दूसरे के समांतर ही चले। ये तो एक अलग स्थिति है कि एक दूसरे के समांतर चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि किरणें जो है ऐसे अलग अलग दिशाओं में निकल रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग दिशाओं से आके एक बिंदु पर मिल रही है, तो इसके लिए भी अलग केस है। तो देखिए, अगर किरण पुंज जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है, यानी कि किरणों का समूह हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं, तो इसलिए किरण पुंज को जो है अलग अलग प्रकार का बांटा गया है। इसमें किरण पुंज या प्रकाश पुंज के जो है प्रकार यहाँ पे देखिए। किरण पुंज या प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज बहुत ईजी है। यदि एक से अधिक किरणें एक दूसरे के समांतर गति करती है, ऐसे यदि एक से अधिक किरणें एक दूसरे के समांतर गति करती है तो ऐसे किरण पुंज को जो है समांतर किरण पुंज कहा जाता है। इस तरह से यह है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। यदि किसी किरण पुंज में सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आसान है, आराम से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी होना मतलब एक केंद्रित होना कहलाता है। यदि बहुत सारी किरणें विभिन्न दिशाओं से निकलकर ऐसे और एक ही बिंदु पर आके मिल जाती है ऐसे, तो इस तरह के किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। यदि एक से अधिक किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी बिंदु पर मिलती है तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। यदि एक से अधिक किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो ऐसे किरण पुंज यानी किरणों के समूह को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इजी है, यहाँ पे देख सकते हैं, अपना नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब होता है अलग होना। अपसारी किरण पुंज, तो यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में इस तरह से फैल जाती है, जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से निकलने वाली किरणें अलग अलग दिशाओं में ऐसे फैल जाती है, तो इस तरह के किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। यदि एक से अधिक किरणें किसी बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो इस तरह के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। आगे नोट्स यहां से बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से जो है तीन किरण पुंज के प्रकार थे। जब हम किरण पुंज समझाए तो यहाँ पे बताएं कि जब किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं तो किरणों के समूह तो अलग अलग तरह से होते हैं। ये भी किरणों के समूह है, ये भी किरणों के समूह है, और ये भी किरणों के समूह है। तो इन किरणों के समूह को हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। ये जो है ये समांतर है। ये क्या है, तो एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैल रहा है, तो ये है अपसारी। अपसारी, यदि एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैले तो अपसारी। अपसारी, और विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर इस तरह से मिल जाए तो ये होता है अभिसारी। अभिसारी। तो इस तरह से किरण पुंज के प्रकार तीन है, जो उम्मीद करते हैं समझ में आता है। यदि एक से अधिक किरण पुंज एक ही दिशा में एक दूसरे के समांतर चल रही हो, एक ऐसे, फिर दूसरा इसके ऊपर, फिर तीसरा इसके ऊपर, समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज। और यदि एक ही दिशा से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं तो एक जगह से किरणें निकलती है और सभी दिशाओं में फैलती है। इतना ही नहीं, इधर इधर, मतलब जिधर से उसको जगह मिले सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे अपसारी। और विभिन्न दिशाओं से आकर यदि किसी बिंदु पर केंद्रित हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा किरण पुंज के तीनों प्रकार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यह भी हो गया और ये तीसरा भी हो गया। अगला है प्रकाश के पारगम्यता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश किरणें एकदम पार कर जाती है, जैसे हम लोग कुछ पदार्थ को सामने रखते हैं तो उससे आर पार दिखाई देती है वस्तु, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिससे हल्का दिखाई देता है, एकदम अल्प मात्रा में, कुछ कुछ आर पार दिखाई देगा, कुछ कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से जो है हम पदार्थ को इस आधार पर 3 भागों में बांटे हैं। पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है पारदर्शी, पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी, पारभासी। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है? आर पार दिखाई देना, आर पार दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला। वैसा वस्तु जिसको हम सामने रख के उसके पीछे की वस्तुओं को देख पाएंगे तो वो पारदर्शी वस्तु कहलाएगा। वैसी वस्तु जो अपने से होकर किरणों को पास करने देती है वही क्या है? पारदर्शी, यानी कि उससे दूसरे ओर रखी वस्तुओं को हम देख पाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि इसका हो जाएगा जल, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, कांच, स्वच्छ जल, कांच, ये सब क्या है? पारदर्शी वस्तु है। अच्छा, ये पारदर्शी का यहीं पे डिफिनेशन है, तो इसका एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, कांच, और जो साफ साफ एकदम चिकना वाला प्लास्टिक जो बढ़िया क्वालिटी का होता है, आर पार दिखाई देता है, वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जितनी वस्तुएं जिसके हम आर पार देख सकते हैं वो सब जो है पारदर्शी वस्तु। अब पारदर्शी के बाद दूसरा आता है अपारदर्शी। पारदर्शी उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आर पार दिखाई देने वाले वस्तु को ही पारदर्शी वस्तु कहते हैं या पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें गुजर ही नहीं पाती है, मतलब दूसरे ओर वाले पदार्थ को हम नहीं देख पाते हैं, दूसरी ओर रखी वस्तु। जैसे कि अगर हम यहां से किसी वस्तु को देख रहे हैं और यहाँ एक अपारदर्शी वस्तु रखेंगे और इसके पीछे कुछ रखा हुआ है तो ये नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। कौन? ये नहीं दिखेगा। यहां से देखने पर ये वाला दिखाई देगा और ये नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जो वस्तु रखी हुई है ये अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु। तो अपारदर्शी वस्तु होने के कारण इससे निकलने वाली किरण इससे पार तो कर ही नहीं पाती है, और इससे नहीं होकर गुजरने के कारण ही जो है ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो वैसी वस्तु जिससे होकर किरण नहीं गुजर सकती, आर पार नहीं कर सकती है, उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। तो ये अपारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी पदार्थ है ये वाला। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं? बहुत सारा है। पत्थर ही रख देते हैं सामने तो पत्थर के उस पार हम नहीं देख पाते हैं। लकड़ी हो गया, लकड़ी के आर पार नहीं देख पाते हैं। दीवार जो होता है, दीवार के आर पार नहीं देखते हैं। कब? जब ईंट, बालू, सीमेंट ये सब का दीवार बना हो तब। अब कांच का दीवार बनाएंगे तब तो दिख ही जाएगा ना। इसके एग्जाम्पल इतना सारा होगा कि हम खोजते लिखते रह जाएंगे, तो हम छोड़ देते हैं कि आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, क्योंकि उम्मीद है कि लिखा जाएगा, बहुत इजी है। जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं वही है अपारदर्शी वस्तु। ईंट हो गया, बहुत सारा है, बहुत सारा, कितना लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ वस्तुओं से देखने पर आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, अल्प मात्रा में। जैसे कोई कागज हो जाए, कागज, उसमें तेल लगा दिया जाए, तेल लगा कागज, यदि कागज में तेल लगा देंगे तो उसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि पूरा अपारदर्शी बन जाता है, आर पार दिखाई देता है, यानी अल्प मात्रा में जो है किरणें पास कर जाती है, इसलिए हमें आर पार दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा। तो ये वस्तु कहलाएगी पारभासी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में गमन कर सकती है, वैसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा कागज हो गया, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा जल, गंगा जल, गंदा जल,
गंदा जल। मतलब अगर पानी एकदम स्वच्छ है तो आर पार दिखाई देगी, तो पारदर्शी वस्तु बन जाएगी। और यदि पानी थोड़ा सा गंदा है तो वो पारभासी बन जाएगी, क्योंकि जब पानी गंदा हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा आर पार दिखाई देता है। तो इसलिए ये जो है गंदा जल जो है यानी अस्वच्छ जल, गंदा जल लिखने में थोड़ा खराब लग रहा है, इसको जो है अस्वच्छ जल लिखा जाए। अस्वच्छ जल, अस्वच्छ जल। तो पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिसके आर पार हम पूरा पूरा तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्प मात्रा में जो है दिखाई देती है। तो ये हो गया पारभासी पदार्थ। और आगे बढ़ते हैं, तो अब जो है फिर से पदार्थ के ही प्रकार पढ़ना है, लेकिन इस बार प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो था प्रकाश की पारगम्यता के आधार पर, मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश पार कर जाए उसे पारदर्शी, पार न करे तो अपारदर्शी, और अल्प मात्रा में पार करे तो पारभासी कहलाती है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की उत्पत्ति के आधार पर, प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर पदार्थ के दो प्रकार हैं। एक तो वो जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं और एक वो जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। तो कुछ वस्तुएं जो है वो स्वयं प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं, जैसे स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि सूरज, तारे, जलता हुआ दीपक, जलता हुआ दीपक, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब। ये सब क्या है कि स्वयं प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त या फिर इसको दीप्त भी बोला जाता है, आत्मदीप्त के साथ साथ दीप्त पदार्थ भी बोला जाता है, आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ, ईटीसी। तो वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश की उत्पत्ति करती है उन्हें हम लोग कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। तो इसी तरह से जो नहीं उत्पन्न करता है, वो जो नहीं उत्पन्न करता है उसे हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश की उत्पत्ति नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो दिखाई जरूर देते हैं, भले स्वयं प्रकाश की उत्पत्ति नहीं करते। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं अदीप्त पदार्थ। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ग्रह। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो स्वयं प्रकाश की उत्पत्ति नहीं करते, बल्कि सूर्य से आने वाली प्रकाश जब उस पर पड़ती है तब हम उसको देख पाते हैं। तो ग्रह जो है वो अदीप्त पदार्थ है। इसके अलावा उपग्रह हो गया। अब आते हैं आसपास, जो हम लोग देखते हैं बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब स्वयं प्रकाश थोड़ी ना उत्पन्न करते हैं। लकड़ी, पत्थर, ये सब जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? अदीप्त पदार्थ। वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश की उत्पत्ति नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। तो इस तरह से दो प्रकाश के जो दो पदार्थ हैं, दीप्त एवं अदीप्त, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दीप्त और अदीप्त, अदीप्त बहुत इजी है, अभी तक तो सब इजी ही चल रहा था। दीप्त एवं अदीप्त पदार्थ सब समझ में आ गया होगा। वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं उन्हें दीप्त, जो स्वयं प्रकाश की उत्पत्ति नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां से पदार्थ के प्रकार क्लियर है। तो हम लोग पढ़ें क्या? पदार्थ के प्रकार, रिपीट करते हैं एक बार। पदार्थ के प्रकार दो आधार पे, एक पारगम्यता और दूसरा उत्पत्ति। अच्छा, किस चीज की पारगम्यता और किस चीज की उत्पत्ति? तो वो है प्रकाश की पारगम्यता और प्रकाश की ही उत्पत्ति। तो प्रकाश की पारगम्यता के आधार पर तीन प्रकार: पारदर्शी मतलब प्रकाश का पार कर जाना, अपारदर्शी मतलब प्रकाश का पार नहीं कर पाना, रोक देना प्रकाश को, और लास्ट है पारभासी मतलब अल्प मात्रा में प्रकाश को गमन करने देना। और इस आधार पर जो है उत्पत्ति के आधार पर पदार्थ के दो प्रकार, एक है दीप्त पदार्थ, दीप्त, और दूसरा है अदीप्त पदार्थ। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं यहां से। अब है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या होता है पढ़ लिए, किरण क्या होती है, किरण पुंज क्या होता है, और किरण पुंज के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पदार्थ के प्रकार भी हो चुका है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पहले भी पढ़ चुके होंगे आप लोग, लेकिन उससे क्या मतलब है, हमें तो पढ़ना ही है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले यहाँ से एक तल खींच लेते हैं ऐसा। ये इसको जो है एक तरफ से ऐसे पेंट करके दर्पण बना दिया गया है। दर्पण, दर्पण क्या होता है आगे पढ़ाई होगा, लेकिन बस ऐसे यहाँ पे समझ लीजिए कि एक समतल दर्पण है। तो यदि प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में गमन करते हुए इस तरह से आती है और किसी सतह से टकराकर, जिस पदार्थ से टकराती है उस पदार्थ में न घुसकर, या फिर कुछ मात्रा में घुसेगी और कुछ मात्रा में, यदि उस पदार्थ से टकरा के ऐसे वापस अपने ही माध्यम में लौटती है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बहुत इजी डिफिनेशन है इसका। यदि प्रकाश की किरणें गमन करते हुए किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये हो गया। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा इसका। आगे बढ़े, इसमें प्रकाश का परावर्तन समझ में आया। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है किरणों को टकरा के अपने माध्यम में वापस जाना। अच्छा, अपने माध्यम में क्यों कहा जाता है, तो ये भी देखिए यहाँ पे कि ये जो जिस पदार्थ का बना हुआ है, बस पदार्थ ही तो कहलाता है माध्यम, पदार्थ को ही माध्यम कहते हैं। जैसे वायुमंडल, हवा में बहुत सारी गैसें हैं, गैस पदार्थ है, और ये पदार्थ एक अपना माध्यम बनाए हुए है, और जहां पे ये सब नहीं रहेगा वो अलग माध्यम है। तो इस माध्यम से चलते हुए आया, इस सतह से टकराया, लेकिन ये पदार्थ जिस मतलब ये जो वस्तु जिस पदार्थ से बना हुआ है उसके माध्यम में न घुसकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन यहाँ तक। ये आपतित, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण यानी परावर्तन से पहले जो किरण आ रही होती है सतह के पास, उसे आपतित किरण कहा जाता है। और परावर्तन के बाद जो अपने माध्यम में वापस लौटती है उसे परावर्तित परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण। आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के प्रकार। तो देखिए क्या होता है कि यदि सतह ऐसे नियमित हो, इस तरह से नियमित सतह हो, तो नियमित सतह पर आने वाली किरणें, समांतर किरणें, देखिए यहाँ पे ये नियमित सतह है, और नियमित सतह पर जो है यदि एक से अधिक ऐसे समांतर किरणें आती है, और परावर्तन के बाद भी यदि समांतर ही वापस लौटती है, तो इसी घटना को कहा जाता है नियमित परावर्तन। यदि एक से अधिक समांतर किरणें किसी सतह पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद समांतर ही वापस लौट जाती है अपने माध्यम में, तो इस घटना को कहा जाता है नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन तभी देखने को मिलेगा जब ये सतह नियमित हो। सतह नियमित, जब तक नियमित सतह नहीं रहेगा तब तक नियमित परावर्तन देखने को नहीं मिलेगा। नियमित सतह, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। यदि एक से अधिक समांतर किरणें किसी नियमित सतह से टकराती है, तो परावर्तन के बाद समांतर ही अपने माध्यम में वापस लौटती है, और इस घटना को नियमित परावर्तन कहा जाता है। ये हो गया नियमित परावर्तन। लेकिन क्या होगा यदि ये सतह ही नियमित न हो? तो जब सतह नियमित नहीं होगा तो उसके लिए यहाँ पे देखा जाए, देखिए इस तरह से यदि मान लेते हैं कि सतह नियमित है ही नहीं, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा है, तो आने वाली समांतर किरणें भले आ रही होगी समांतर, लेकिन परावर्तन के बाद वापस तो बिल्कुल समांतर नहीं जाने वाली है। रीजन क्या है, देखिए यदि इस तरह से आती है यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे टकराई और ऐसे लौट गई, लेकिन इसी के समांतर देखिए क्या, यहां से टकराने वाली किरण ऐसे इधर जाएगी नहीं, यहां से जो है टकरा के ऐसे निकल जाएगी, ऐसे। दूसरा किरण यदि इसी के समांतर ऐसे आ रही होगी, और जब इस पर टकराएगी यहाँ पे, तो सामने एकदम दीवार जैसा होने के कारण इससे जो है परावर्तन के बाद किरणें ऐसे निकल जाती है, यहां से ऐसे। तो इस तरह से यदि अनियमित सतह होगा, यदि कोई सतह अनियमित होगा इस तरह का,
तो भले आने वाली आपतित किरण समांतर हो, लेकिन परावर्तन के बाद ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। परावर्तन के बाद समांतर रहता ही नहीं है, तो इसी घटना को कहा जाता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। यदि प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है और किसी अनियमित सतह से टकराएगी तो वो अनियमित रूप से परावर्तित होगी, क्योंकि परावर्तन के बाद जो है किरणें समांतर रहने वाली नहीं है, और इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कब देखने को मिलता है? जब सतह जो है अनियमित हो। अनियमित मतलब रुखड़ा, अनियमित मतलब चिकना, अनियमित सतह। तो देखिए, यदि प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है, चमकीली तो होना जरूरी है, चमकीली रहेगा तो परावर्तन पूरा का पूरा दिखाई देगा। तो यदि प्रकाश की किरणें चिकनी एवं चमकीली सतह पे पड़ेगी तो नियमित परावर्तन, और रुखड़ी एवं चमकीली सतह पे पड़ेगी तो अनियमित परावर्तन। इस तरह से नियमित एवं अनियमित परावर्तन के दो प्रकार उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। परावर्तन घटना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखिए, ये हमारा सतह है जिस पर जो है परावर्तन की घटना होने वाली है। देखिए, यहां से आ रही है तो सतह की ओर, जैसे देखिए इस सतह पे, ये वाला सतह पे प्रकाश का परावर्तन होगा ना, तो इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। इस सतह पे प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए परावर्तक सतह। अच्छा, नीचे वाला को नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आईना जो है, आईना, ये देखिए ये आईना है, मान लेने में क्या जाता है, तो यहां से जो है प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, इस पे प्रकाश पड़ेगा तो। लेकिन अगर इस पे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो वही यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होगा, इसलिए इसे परावर्तक सतह कहा जाएगा, जबकि पीछे से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, इसलिए इसे परावर्तक सतह नहीं बोलेंगे। आगे देखिए, तो ये जो किरणें परावर्तक सतह की ओर आ रही होती है, तो सतह की ओर आने वाली किरणों को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरणों को ही बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित 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 किरण। परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब जैसे ही यहां से परावर्तन टकरा के किरणें अपने माध्यम में वापस लौटेगी, तो यहां से जो वापस जाने वाली किरण होती है, ऐसे जो वापस जाने वाली किरण है उसे हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। सतह से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। सतह से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अच्छा, ये जो आपतित किरण है, ये दर्पण के जिस बिंदु पर आती है, यानी आपतित होती है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आती है, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आ रही है उसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। अब देखिए, इस आपतन बिंदु पर हम एक लंब डालते हैं। आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाए ऐसे, तो आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है उसे ही हम लोग कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब कुछ कोण के बारे में बात की जाए, तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। एंगल आई से सूचित किया जाता है, यानी कि एंगल आई अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये आपतन कोण की बात हो रही है। आपतन कोण, एंगल आई जो है वो आपतन कोण है। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो परावर्तन घटना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद में पहला हम लोग क्या पढ़े?
पहला पढ़ लिया आपतित किरण क्या होता है, दूसरा आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा, और आपतन कोण किसे कहते हैं तथा परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो ये सब है परावर्तन घटना से संबंधित महत्वपूर्ण पद जो कि आगे समझने में मदद करते हैं, और इन सभी की परिभाषा यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ से छाप लीजिएगा जल्दी जल्दी देख के, सब लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो नियम पे बात की जाए, ये सतह ले लेते हैं एक चिकना सतह है, और इस सतह पर जो है प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। हर बार की भांति इस बार भी इस सतह पे प्रकाश का परावर्तन ऐसे, और इस बिंदु पे हम लंब डाल देते हैं, यहां से देखिए ये रहा, ये देखिए ये जो है आपका आपतित किरण है, आपतित किरण पहचान ही रहे होंगे, ये आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये है आपका आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और ये है अभिलंब, 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 ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को ओ से सूचित कर देते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये बिंदु ओ जो है वो आपतन बिंदु। नियम क्या कहता है, परावर्तन का जो नियम है उस नियम की अगर बात की जाए तो पहला नियम यह है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में हो, तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर तीनों एक ही तल में हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यदि तीनों एक ही तल में हैं तो इस स्थिति में जो है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहले एक ही तल में होने का मतलब समझिए, यहां से देखिए यदि दो किरणें होती इस तरह से, यदि दो किरण है, ये आपतित किरण ये हो गई और परावर्तित किरण ये, तो दो किरण यदि होती है तो वो हमेशा एक ही तल में होती है। एक ही तल में होने का मतलब एक ही तल को स्पर्श करना, ऐसे एक ही तल में आ जाना। यदि इसको हम किधर भी मुड़ा दें, ऐसे मोड़ दें, हम जिधर मन उधर मोड़ दीजिए, अगर किसी तरह से मोड़ा जाए तो दो किरणें जो होती है वो हमेशा एक ही तल में होती है। या यूं बोले कि दो रेखाएं हमेशा सहतलीय होती है, यानी एक ही तल में होती है, लेकिन तीसरी किरण के लिए शर्त रखना पड़ता है, ये एक ही तल में हो भी सकती है, अगर ऐसे है तो एक तल में है, अगर ऐसे है तो एक तल में है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऐसे है तो ये एक तल में न भी है, यानी एक तल में हो भी सकती है और एक तल में न भी। जैसे देखिए ये दोनों तो एक तल में है, लेकिन ये तीसरा एक तल में नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या नियम याद रखना है कि पहला नियम यही है कि जो है सबसे पहले ये बात को ध्यान रखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। नियम हमें बताया जा रहा है, जो हमें याद रखना है कि तीनों को एक तल में ही रखना है, अलग नहीं हो सकता है। वैसे होने के लिए तो हो सकता है तीन किरण हमेशा एक ही तल में नहीं हो सकता है कि तीसरी रेखा सहतलीय ना हो, लेकिन यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, नियम यही कह रहा है पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में होना चाहिए। और यदि तीनों एक ही तल में होंगे, ये एक तरह के शर्त है समझिए, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब यदि तीनों एक ही तल में होंगे तो इस कंडीशन में जो आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, अर्थात ये वाला जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई इक्वल एंगल आर हो जाएगा। तो नियम ये कहता है कि यदि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हो तो इस कंडीशन में आपतन कोण का मान जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होंगे। यही है परावर्तन का नियम, बहुत इजी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए।
और आपतन कोण का मान जो है ये एंगल आई का जो मान है वो एंगल आर के बराबर होना चाहिए। यहाँ से चित्र बना लीजिएगा, ये चित्र हो गया, वो आपका नियम हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग आज क्या क्या पढ़े, यहाँ से अगर देखा जाए एक बार रिवाइज कर लें तो प्रकाश क्या होता है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे प्रकाश होता क्या है। इसके बाद प्रकाश का परिभाषा लिखे हम लोग। यहाँ से किरण क्या होती है, किरण के या किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। प्रकाश के पारगम्यता के आधार पर पदार्थ के प्रकार हो गया, फिर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं पारगम्यता के आधार पे। फिर उत्पत्ति के आधार पर पदार्थ के जो है 2 प्रकार, प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर, एक आत्मदीप्त और एक अदीप्त पदार्थ। इसके अलावा हम लोग ये तो माइंड मैप हो गया एक तरह से। और इसके बाद हम लोग पढ़े प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम भी हो गया। अब यहाँ से जो है कुछ और जरूरी 1-2 टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश का परावर्तन के नियम हो गया। अब यहाँ से एक चीज हम अपने से यहाँ से जोड़ दे रहे हैं, वो ये है कि छाया क्या होता है। छाया, छाया या परछाई, ये छाया, छाया या परछाई हम लोग बोलते हैं। परछाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग शैडो, शैडो, SHADOW, शैडो। तो परछाई होता क्या है, परिभाषा ध्यान सुनिएगा। यदि प्रकाश के गमन पथ पर यदि प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, यदि प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न होता है। वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिल्कुल होता है। जब हम लोग प्रकाश के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारे कारण हम प्रकाश को रोक लेते हैं ना, तो प्रकाश जैसे ही हम रोकते हैं तो हमारे पीछे जो है अंधेरा क्षेत्र नीचे उत्पन्न होता है, और जो अंधेरा क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र को हम लोग परछाई कहते हैं। अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस अंधेरा क्षेत्र को छाया या परछाई कहते हैं। छाया या परछाई कहते हैं। तो इस तरह से परछाई क्या होता है, उम्मीद समझ में आ गया होगा। परछाई कहते हैं यदि प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र। अच्छा, इसको बनाया जाए थोड़ा सा। मान लेते हैं कि ये जमीन है और जमीन पर जो है कोई ऐसे खड़ा है इस तरह से, और इधर से प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है। इधर से मान लेते हैं सूर्य है प्रकाश का स्रोत, और यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है। तो इसके कारण ये जो है प्रकाश को रोक लेगा। ये अपारदर्शी वस्तु है जो यहाँ पे खड़ा है, वो अपारदर्शी वस्तु है। यहाँ से देख लीजिए, ये खाली नहीं है बीच में, इसका ये पेट है अपारदर्शी वस्तु, इसका 2 आंख भी है, अपारदर्शी वस्तु है। और यहाँ से आने वाली किरणों को ये रोक ले रहा है, रोक लेगा तो इसके पीछे जमीन पर ऐसे जो है एक अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न होगा ऐसे, और इसी अंधेरा क्षेत्र को हम परछाई कहते हैं। ये है परछाई, चाहे इसको छाया कहिए। ये हो गया है तो व्यक्ति, लेकिन लिखेंगे इसको वस्तु। क्या लिखेंगे, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। जैसे ही प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु आया तो इसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और इसी अंधेरा क्षेत्र को हम परछाई या छाया कहते हैं।
तो शायद उम्मीद करते समझ में आया होगा। इसके आगे का जो कहानी है वो कल से स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल। लेकिन हाँ, डेली के डेली इस चैनल पे जरूर आना है, क्योंकि लगातार वीडियो मिलता रहेगा और कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। और कुछ और खास बात यह है कि यदि आपको नोट्स, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव, हालांकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ पे चैनल पे आते रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ये सब चाहिए। इसके साथ अगर साइंस है तो साइंस में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे यहाँ पे। अब मॉडल पेपर जो है वो कराया जाएगा, मॉडल पेपर जो हम लोग खुद तैयार करते हैं, मॉडल पेपर हो गया। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी साथ में चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि लास्ट में कराया जाएगा, साथ साथ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे। और इतनी सारी चीजें यदि आप एक ही जगह पे चाहते हैं कि इकट्ठा मिल जाए, एक ही जगह, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। या फिर वीडियो में नीचे कुछ नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। जो पढ़ाई हुआ उसका नोट्स बना के रिवीजन जरूर कर लेना है। धन्यवाद।